हेलो दोस्तों। तो यार आशा करता हूँ कि सभी का एडमिशन हो गया होगा और जिनका नहीं हुआ है यार उनका जल्द ही एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अब 3 महीने बाद ही एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर के। तो यार सेमेस्टर 1 के एग्जाम कैसे देंगे, उससे पहले दो सेशनल, यार इतना सारा बर्डन, वो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर। तो यार इसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आ गया हूँ आपके पास आज एक और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कोई भी साथी पीछे ना रहे और सभी एक साथ आगे बढ़ते रहे। तो यार अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट होता है तो यार फटाफट कमेंट करिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन यार पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 कंप्लीट नहीं किया तो यार प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार थोड़ी हार्ड मान जाती है इसे, लेकिन मैं कराऊंगा तो यार ये आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाली है। तो आइए यार बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 है हमारी सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। तो यार ये अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे ना, सबसे पहले लिखा रहेगा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। तो अगर आपको फार्माकोपिया के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां मैंने फार्माकोपिया की एक वीडियो बना रखी है। इसका मतलब इनऑर्गेनिक की यूनिट 1 का जो पार्ट 1 वीडियो है वो है, ये पार्ट 2 है। तो यार इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज कि सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज क्या क्या होती है। तो यार सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं कि पॉसिबल इंप्योरिटीज क्या होती है। इंप्योरिटीज से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस जिसकी हमें जरूरत ना हो, वो गलती से आ गई हो या फिर हमने जानबूझ करके उसमें ऐड कर दिया हो। तो यार इन चीजों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक करने के साथ साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यार लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंप्योरिटीज है। फर्स्ट आती है हमारी रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर। रॉ मटेरियल्स यानी कि यार कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मैन्युफैक्चर के टाइम पर उसमें ऐड हो जाए। जैसे कि नमक का एग्जांपल लेते हैं, तो यार नमक को जब हम पत्थर में से निकालते हैं तो उसमें कई सारे हमारे इंप्योरिटीज आ जाते हैं, जैसे Cu हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारे नमक के अंदर ऐड होते हैं। फिर यह क्या है कि हम सॉल्ट को प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद हमें प्योरिफिकेशन वाला नमक मिलता है। तो यार फर्स्ट हमारा हो गया रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर। सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड हमारा है रिएजेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेस। तो यार कि हम मैन्युफैक्चर जब कर रहे हैं, कोई भी ड्रग्स है हमारा, कोई भी मेडिसिन है, उसका जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। बाय चांस हमने गलत रिएजेंट यूज कर लिया तो यार वो मेडिसिन जो हमारी बननी थी, जो प्रोडक्ट हमारा बनना था, वो ना ही बनकर हमारा कुछ और ही बन जाएगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट जो बन जाएगा। तो यार ये रिएजेंट हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। रिएजेंट की वजह से भी हमारी इंप्योरिटीज आ जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल की बात करें तो अम्यूनेटेड मरकरी है, जैसे कि HgCl2 को हम ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में, तो हमारा प्रोडक्ट आता है हमारा NH2HgCl प्लस NH4Cl प्लस H2O। तो यार इसके अंदर कई सारी इंप्योरिटीज आ गई है, किसकी वजह से? हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो इसी के साथ थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है मेथड और द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, कि जब हम कोई भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके अंदर यार क्या क्या इंप्योरिटीज आ सकती है। तो फर्स्ट बात करें तो रिएजेंट एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर, मैंने जैसे पहले बताया था कि जो कौन सा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। बी आता है हमारा रिएजेंट एडेड टू रिमूव अदर इंप्योरिटीज। तो यार जैसा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हटाने के लिए हम कोई सा भी रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, क्या पता वो रिएजेंट इंप्योरिटीज हटाने के साथ साथ अपना भी कुछ इफेक्ट शो करता हो। तो यार इस पे भी हमारी इंप्योरिटीज शो हो सकती है, इसीलिए हमें जो रिएजेंट यूज करना चाहिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। थर्ड होता है हमारा सॉल्वेंट, कि हम सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं? हम अल्कोहल यूज करते हैं, ग्लिसरीन, प्रोपेनॉल और वाटर। सबसे ज्यादा हम वाटर यूज करते हैं। तो यार वाटर की भी कई सारी वेराइटीज होती है। सबसे पहले वैरायटीज हो गए हमारे टैप वाटर। टैप वाटर के अंदर कई सारे हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फर, यार बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं। तो टैप वाटर को बहुत कम लोग यूज करते हैं। सॉफ्टन वाटर के अंदर भी हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को छोड़ करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सभी कुछ मिल जाता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर, यार ये भी हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कई ड्रग्स में यूज कर लेते हैं। डीमिनरलाइज्ड वाटर हम पीने के यूज करते हैं, जैसे बिस्लेरी की बोतल हो गई, वो होती है डीमिनरलाइज्ड वाटर। डिस्टिल वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हमारा RO वाला पानी। तो यार डिस्टिल वाटर को ज्यादातर हम यूज करते हैं मेडिसिन के मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है। एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट ऑन रिएक्शन, कि जो हम सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उसका क्या एक्शन होगा। तो यार उसका एक्शन भी हमारे लिए इंप्योरिटीज का कारण बन सकती है।
फोर्थ बात करें तो केमिकल प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर, कि अगर किसी चीज का प्रोसेस हम अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करते हैं, तो यार उसका भी गलत इफेक्ट शो हो सकता है। तो यार इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसके बाद हमें कौन सा स्टेप यूज करना चाहिए, उसका भी केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए जो भी फार्मासिस्ट मेडिसिन बनाता है तो यार वो केमिकल प्रोसेस का अच्छे से ध्यान रखता है कि जो ड्रग्स बन रहा है उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना आ जाए। एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, तो ये क्या, जैसे कि हॉल है, उस हॉल के अंदर ध्यान रखना पड़ता है कि ग्लव्स पहने हैं और ग्लव्स पहन रखे हैं, चप्पल पहन के ना आए, कि मिट्टी का कोई कंटेमिनेशन जोन ना बन जाए, वहां पे एटमॉस्फेयर में कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए, क्योंकि यही एक एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन का कारण होता है। जहां भी आप देखोगे कि मेडिसिन बनती है तो वहां पे ग्लव्स वगैरह पहन करके पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं लोग, कि कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए ड्रग्स के अंदर, क्योंकि ड्रग्स का कंटेमिनेशन आ जाता है तो वो हमारी बॉडी के साथ अगर कनेक्ट हो गया तो यार वो बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट शो करेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चर हो रहा है और हमने प्रोसेस अगर गलत यूज कर लिया है, ए के बाद अगर बी डालना था हमने सी डाल दिया है, प्रोडक्ट हमारा ए सी, अब वो जाकर के बी के साथ कनेक्ट होगा तो हमारा ए डी नहीं बन करके ए सी बी बन जाएगा। तो ये ए सी बी प्रोडक्ट काफी ज्यादा बेकार है, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है वो बन गया है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, ये जो बीच में बन गया हो, फाइनल प्रोडक्ट ना बन करके कोई एक बीच का प्रोडक्ट बन गया हो, तो यार ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। सेवंथ टॉपिक पे आते हैं, तो सेवंथ आ गया हमारा डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफेक्ट्स आ जाए, लाइक हमने रिएजेंट की बोतल उठाई, ठीक है, उस रिएजेंट का बोतल का नाम नहीं पढ़ा हमने, बिना नाम पढ़े हमने डाल दिया और वो रिएजेंट की बोतल वहां पे गलत रखी थी। हमें पता है कि रिएजेंट की बोतल काले रंग की होती है, तो यार काले रंग की 2-3 बोतल हो सकती है, तो हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ करके उस रिएजेंट का यूज करना चाहिए। तो यार डिफेक्ट्स आ जाते हैं कई बार। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 8 मैन्युफैक्चर हैजार्ड। यार मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड की दवाई बनाने टाइम यार कई सारे गलत चीज हो सकते हैं, तो वो क्या क्या है। फर्स्ट हमारा पर्टिकुलर कंटेमिनेशन है। पर्टिकुलर कंटेमिनेशन है कि इसमें भी हमारा दवाई बन रही है, इसमें भी दवाई बन रही है, और हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूमते रहते हैं, सबको ही पता है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी कंटेनर के अंदर ना चले जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स में आता है। बी इसका देखें तो प्रोसेस एरर। तो प्रोसेस एरर क्या है कि हमें कौन सा प्रोसेस का फॉलो करना है, इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सी आता हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन, की हमारा इसमें भी कोई और ड्रग्स बन रहा है, इस कंटेनर में कोई और ड्रग्स बन रहा है, इसका किसी भी कारण से इसके साथ क्रॉस ना हो जाए और इस वाले कंटेनर का किसी भी इसके साथ क्रॉस ना हो जाए, तो इन दोनों का क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है कि इसके जितने भी एपीआई प्रोडक्ट या फिर हमारे ड्रग्स प्रोडक्ट है वो इसमें मिक्स ना हो जाए। तो यार हमें क्रॉस कंटेमिनेशन का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा 2 ड्रग्स बनाने के बीच में कोई ना कोई एक कैबिनेट होना चाहिए या फिर अलग अलग सेपरेट रूम होना चाहिए। स्टोरेज कंडीशन क्या होती है कि हम कहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं, कितने दिन तक स्टोर करके रख रहे हैं। कई ड्रग्स जो होते हैं जो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आकर के रिएक्ट करके वो कुछ और प्रोडक्ट बन जाते हैं, इसीलिए हमें हमेशा उनको 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे रखना चाहिए और सनलाइट से दूर रखना चाहिए कोई भी ड्रग हो तो। और स्टोरेज की यार काफी ज्यादा दिक्कत आती है किसी भी कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। अब और क्या क्या हो सकती है, केमिकल इनस्टेबिलिटी के हम उसको ज्यादा दिन तक कोई भी ड्रग को नहीं रख सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कोई सॉलिड लिक्विड ड्रग हो गया, तो हम ज्यादा दिन तक रख देंगे तो यार उसके अंदर कई सारे रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं, इसीलिए हमें केमिकल इनस्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए और टाइम पे हमें वो सारे सॉल्यूशन रख लेना चाहिए जो कि प्रिवेंट करता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन से और कई सारे फ्लेवरिंग चेंज से या फिर टेस्ट चेंज से, ऑर्डर चेंज से, तो हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। रिएक्शन विद कंटेनर, कि कंटेनर के साथ क्या रिएक्शन हो जाएगा, कभी भी हमें कोई ऐसा ड्रग्स नहीं आयरन के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए जो आयरन के साथ रिएक्ट होकर के कोई और प्रोडक्ट बन जाए। तो हमें कंटेनर का ध्यान रखना चाहिए कौन सा ड्रग्स हम किस कंटेनर के अंदर रख रहे हैं। फिजिकल चेंजेस हो सकता है कि हमने रख दिया और टेम्परेचर गर्मी में वो ड्रग्स हमने बनाया था और ज्यादा दिन तक रख दिया और ठंड आ गई है और वो ड्रग्स जो है ठंड में स्टेबल नहीं रहता है, तो हमें फिजिकल चेंजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। टेम्परेचर इफेक्ट आता है। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, वही जैसे मैंने भी बताया था कि सर्दी गर्मी वाला दिक्कत या फिर सुबह कुछ और टेम्परेचर, रात में कुछ और टेम्परेचर, तो यार हमें टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए भी रखना चाहिए, दवाई बनानी चाहिए। 10th आता है डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर हम कोई दवाई बना रहे हैं तो वो डिकम्पोज ना हो जाए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो यार हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना है इम्प्योरिटीज वाला टॉपिक एग्जाम में पक्का ही जरूर आता है और जब ये आएगा तो 10 नंबर दे करके ही जाएगा। 11th आता है हमारा एक्सीडेंटल सब्स्टिट्यूशन और डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी हमारा
प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने अपनी मर्जी से कुछ और उससे ज्यादा मिलता जुलता सब्सटेंस गलती से ऐड हो गया हो या फिर हमारी इच्छा से हमने ऐड कर दिया हो। जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट द एक्सपेंसिव पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये थोड़ा महंगा आता है पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें हम क्या सोडियम ब्रोमाइड ऐड कर देते हैं, देखने में तो एक ही जैसा होता है लेकिन सोडियम ब्रोमाइड थोड़ा चीप सस्ता है इसलिए हम उसको ऐड कर देते हैं। तो यार अब हमारे सामने क्या है, वो है तो पोटेशियम ब्रोमाइड लेकिन उसमें मिक्सिंग किसकी हो रही है, सोडियम ब्रोमाइड की। तो इससे यार काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, हमारा जो ड्रग्स बनता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए इम्प्योरिटीज का। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। ये था हमारा ओवरव्यू, आप अपना नोट्स में से पढ़ लेना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार फटाफट मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट वीडियो का यार वेट करते रहना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ बाय बाय।